वेलकम टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा सेशन चालू करने जा रहा हूं जिस सेशन के साथ हम एक पैशनेटेड बायोलॉजी को फॉलो कर अपनी हर एक क्वेरी को, अपने हर एक कंफ्यूजन को यहां पे क्लियर करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, लेकिन जिन टीचर्स से आपको समझ में आता है या जिन टीचर्स से आप पढ़ना चाहते हैं उनके प्लस सब्सक्रिप्शन हैं और भी बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। लेकिन बायोलॉजिकली आपको क्वालिटी एजुकेशन, फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ, फ्री रेफरेंसेबल सपोर्ट के साथ, हर एक चीज के साथ बायोलॉजिकली आपके साथ में है। और आपकी बायोलॉजी को पैशन में बदलना ये मेरा काम है। सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक जनरल छोटी सी चीज पर फोकस करते हैं कि सर आप ये पैशन वर्ड से क्या साबित करना चाहते हैं। देखो बेटा, पैशन वर्ड से मतलब यह है कि वो काम जिसको आप बिना पैसे के भी करना लग जाएं, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट ना हासिल हो लेकिन फिर भी आपको उसे करना अच्छा कर लगता हो, उसको बोलते हैं पैशन। ठीक है, और वही बायोलॉजी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि पैशनेटेड बायोलॉजी। किसी भी तरह से आपको बायोलॉजी को एकदम बोझ, वर्डन नहीं समझना है। बहुत आसानी के साथ, फ्लुएंसली आपको बायोलॉजी को दिमाग में उतारना है कि सब किस तरीके से हम बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग, उसी के रेफरेंस में मैंने एक बहुत शानदार कोर्स तैयार किया है जिसका नाम है पैशनेटेड बायोलॉजी विद अनस सैफी, और जिसको छोटा सा टाइटल मैंने दिया है सफलता बैच। सफलता का यहां क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं कि सर सफलता का यहां क्या मतलब है। देखिए, सफलता का यहां मतलब है सक्सेस। सफलता का मतलब है यहां सक्सेस। और किसी भी हालत में देखो, कुछ भी काम करने के लिए तुम निकलो, आपको किसी भी कीमत पर आप निकल गए, निकलने से पहले सोच सकते हैं कि हाँ मैं निकलूं इस रास्ते पर या निकलूं, लेकिन जिस काम के लिए आप निकल गए उस काम में रास्ते में नहीं जाना है, क्योंकि वापस जब आप जाएंगे तो बाहर हंसी बनाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपको अपनी हंसी नहीं, उनके मुंह पर तमाचा सा मारना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पावर है। और वो पावर क्या है मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। देखिए कि उस पावर को अपन क्या बोलते हैं, वो पावर है डेडिकेशन की। वो पावर है डेडिकेशन की कि अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। डेडिकेशन जब पैशन के साथ मिलता है ना तो कुछ कमाल करता है, और ऐसा करता है कि फिर वो मिसाल नहीं होती, वो बेमिसाल होता है। उसी के साथ इस सेशन को चालू करते हैं जिसका नाम है पैशनेटेड बायोलॉजी विद अनस सैफी, सफलता बैच। तो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे लिंक्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर मैं अच्छे अच्छे Q&A सेशंस को करता रहता हूं और अच्छे तरीके से बच्चों को सपोर्ट करता रहता हूं। उसी के साथ हम आज चालू करते हैं आज का बहुत शानदार सेशन, आज की डेट का बहुत शानदार सेशन, एक पैशनेटेड बायोलॉजी के साथ जिसका नाम है डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। जिसका नाम है डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। देखो मेरा बच्चा कि ये चैप्टर जो है क्लास 11th का फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। ये चैप्टर क्लास 11th की फिजियोलॉजी का, क्लास 11th की फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। क्लास 11th की फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे पहला चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको दो चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमको डिस्कस करना है डाइजेशन, कि सर डाइजेशन किसको बोला जाता है, और दूसरा हमको डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन, जिसको हमको दूसरा क्या डिस्कस करना है, एब्जॉर्प्शन हमको डिस्कस करना है। तो पहली चीज हो जाती है डाइजेशन और दूसरी चीज हो जाती है एब्जॉर्प्शन। तो चलिए इस बेहतरीन चैप्टर को शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज करके इन सारी चीजों को अब हम इंशाल्लाह पढ़ना चालू करेंगे कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों के सारी की सारी बात समझ में आ रही होगी कि आखिरकार मैं आपको क्या बताना यहां पर चाह रहा हूं। ये चीज आप अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिएगा कि यहां पर मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज को समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट की बारीकियों को बताने वाला हूं, ताकि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आप अच्छे तरीके से समझ सकें। और देखिए, कभी भी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन कभी भी एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता। एंट्रेंस में हमेशा दो तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके, या तो एंट्रेंस हमेशा आपसे बेसिक्स से पूछा जाएगा,
ये बात ध्यान रखिएगा कि एक तो एंट्रेंस आपसे हमेशा बेसिक्स से पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना कि एक तो एंट्रेंस आपसे हमेशा बेसिक से पूछा जाएगा या फिर एंट्रेंस आपसे हमेशा एडवांस से पूछा जाएगा। कभी भी जनरल लेवल के हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बारीक लेवल से पढ़ेंगे। और देखो जब बारीक बिल्कुल पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, और जब जनरल पर पहुंचेंगे तो जनरल को समझने के लिए बेसिक समझना जरूरी है, और बेसिक्स को समझने के लिए आपको मीडियम पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बिना किसी परेशानी के, बिना स्ट्रेस लिए इस बायोलॉजी के सेशन को चालू करते हैं और दिखाते हैं कि एक्चुअली आज हम किस तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से एक एक चीज आपको करवाने वाले हैं। देखिए चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है, एनसीईआरटी की सबसे पहली हेडिंग है, जिसको हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहली हेडिंग आ जाती है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आ जाती है डाइजेशन। सबसे पहली हेडिंग कौन सी है कि भाई आखिरकार डाइजेशन हमारे पास क्या चीज होती है, किसको हम डाइजेशन बोलते हैं और किन चीजों को डाइजेशन एक्चुअली कहा जाता है। तो वो चीज आज हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जिसको मैंने बोला है कि भाई आपके पास यहाँ पर हमारे पास ये है, मैं कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ इसका। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा बदला हूँ। तो देखिए मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ conversion of complex food material to simplest absorbable form। ठीक है, कि आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप चेंज कर दें किसके अंदर, सिंपलेस्ट फूड के अंदर। किसके अंदर चेंज कर दें, सिंपलेस्ट फूड के अंदर। देखो सबसे पहले कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी डाइट के अंदर बेसिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारी डाइट के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे पहला कंपोनेंट हमारी डाइट के अंदर मेजरली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट के अंदर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट के अंदर होता है, प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर होता है, आपका फैट्स हमारी डाइट के अंदर होते हैं, मिनरल्स हमारी डाइट के अंदर होते हैं, आपका वाइटामिन्स हमारी डाइट के अंदर होते हैं, अमीनो एसिड्स हमारी डाइट्स के अंदर होते हैं, तो सर एक बात हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि आप हमको एक चीज बताइए कि इतनी सारी चीजें हमारी डाइट के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक साथ जाती हैं ना। देखो कुछ फूड तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये सारी की सारी चीजें एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही फूड के अंदर मौजूद है। अब जैसे कि हमारे सेल्स को, इंटरनल सेल्स को हमारे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हमारे फैट्स को बहुत सारी जगह पर फैट्स हमारा यूज़ होता है। किस किस जगह पर यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल्स किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वाइटामिन किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों की क्लासिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन ये कैसे हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फूड में है। तो बॉडी क्या काम करती है कि इनको तोड़ती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आती है, अलग अलग करती है, और जहां जहां पर जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसको पहुंचा देती है। यही प्रोसेस एक्चुअली क्या कहलाता है हमारा, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को जनरली हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यहां तक अगर मैं समझता हूं कि यहां तक सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, आप जनरली इन सारी चीजों को मेरे साथ उतारते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इन सारी चीजों के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरा स्लाइड में आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत जल्द ही आपको यहाँ बायोलॉजिकली की साइट मिलने वाली है, और एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपके लाइव क्लासेस लेना चालू करूंगा एक बायोलॉजिकली के ऐप के ऊपर। इसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने दे रखा है और उस पर एक बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था किसके ऊपर, मैं बात कर रहा था कि द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू द सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में तोड़ देना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं पूछता कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। वो हमेशा क्वेश्चन मालूम कैसे किस तरीके से देता है, वो क्वेश्चन देता है कि भाई देखो मैं तुमको दिखाता हूं, वो क्वेश्चन देता है कि डाइजेशन इज, वो क्वेश्चन देता है डाइजेशन इज, वो क्वेश्चन में लिखता है डाइजेशन इज के आखिरकार डाइजेशन क्या है, और वहां पर एक ऑप्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। के डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड है, और इसी के साथ डाइजेशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फूड है।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फूड है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि डाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फूड, के फूड का हाइड्रोलाइज कर देना, उसको तोड़ देना। बिल्कुल यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आखिरकार मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए फिर फर्दर हम उतर कर आते हैं एक नए पॉइंट पर, एक नए पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डाइजेशन इन ह्यूमंस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इनर सेल्यूलर, दोनों जगह पर डाइजेशन होता है। इंटरनल सेल्स के अंदर भी होता है, इंटरनली भी होता है, इंटरनली भी होता है सेल्स के अंदर, और एक्सटर्नली भी डाइजेशन वहां पर प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नली भी हम डाइजेशन करते हैं। किस किस तरीके से करते हैं सर, वो सारी चीजें अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहां तक दो बातें हमारे एक्चुअली समझ में आ गई हैं। सबसे पहली कौन सी बात समझ में आई है कि भाई डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड है और द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फूड है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि डाइजेशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। आपने बोले सर डाइजेशन तो समझा दिया, ठीक है, आपने ये पॉइंट भी बता दिया कि ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होता है एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फूड होता है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि डायरेक्टली हम एलिमेंट्री कैनाल पे क्यों आ गए। देखो बेटा एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है आपके माउथ से एंड विच लीड्स टू द अप टू द एनस, ठीक है, जहां से आप खाने को एंटर्ड करते हैं और जिस जगह से आप अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं उस जगह को माउथ और एनस कहा जाता है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे पाथवे पर, इस पूरे के पूरे ट्रैक को, माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो बात आई है वो बात क्या है कि एक लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ, एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू एनस, ठीक है, कहां से चलती है, एनस तक रहती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक बात समझ में आती है। ह्यूमंस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबी होती है, 9 मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। आप इन सारी चीजों को नोट डाउन हाथ के हाथ करते चलिएगा कि आखिरकार हम इन सारी चीजों में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको आगे बात बताता हूं कि मैंने बता दिया डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलेस्ट फूड मटेरियल के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो अब देखिए अब आगे अगर मैं आपको बताऊं कि सर एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो देखो अभी हमने यहाँ पर ना एक मैंने फिगर यहाँ पर आप लोगों को दी है, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली देखो यहां से लेके आपका बिल्कुल एनस तक ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। और उसके साथ में कुछ इसके सपोर्टेबल ग्लैंड हैं जिसके अंदर, जिसको डाइजेशन के अंदर हमको डिस्कस करना है। तो देखो ये ईसोफेगस है आपका, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस है ये आपका, ठीक है। ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक, स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है। स्टमक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। एक एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है, और फिर यहाँ से लेड टू द एनल कैनाल, ये एनल कैनाल के अंदर जाता है और फिर एनस के जरिए बाहर होकर निकल जाता है। इसी पूरे सीक्वेंस को मैं आपको एक दफ़ा समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा बात करते हैं हम आगे चल के। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ठीक है ना, दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक तो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है। क्या आ जाती है, एलिमेंट्री कैनाल आपकी आ जाती है, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दूसरा क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास आ जाते हैं। आपने पूछा कि सर एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने कहा बेटा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के बाद ये आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जाती है। एक एक पॉइंट को मुझे डिस्कस कराना है, ये बात ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को। कहाँ जाती है, बक्कल कैविटी के अंदर जाती है, और बक्कल कैविटी से फिर वो आपका ईसोफेगस के अंदर जाती है, ईसोफेगस के अंदर जाती है, और ईसोफेगस को ही अपन फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप के अंदर, ठीक है। फूड पाइप एक कनेक्टिंग पाइप है आपका, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टमक के अंदर जाती है,
और स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फूड का पाथवे है। यहीं पर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सारी चीज़ें होती हैं। फूड पाथवे होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फूड पाथवे भी बोलते हैं। एक एक पॉइंट नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई जैसे कि अब हमारे पास कौन कौन के ग्लैंड इसमें मदद करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है, सलाइवरी ग्लैंड हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा ग्लैंड आपका पेनक्रियाज होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारी इसके अंदर मदद करता है। लिवर नाम का एक ग्लैंड होता है, वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है कि अगर इन ग्लैंड्स के अंदर भी कोई दिक्कत आ जाए ना, तब भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो पूरा प्रोसीजर है, एक्चुअली वो पूरा का पूरा प्रोसीजर रुक जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ज़रा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा से अगर मैं बात कर आपको बताता हूँ कि आखिरकार किन किन सारी चीज़ों की बात हम करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो देखें आप कि किन किन चीज़ों की हम बात करते हैं। आपका एक स्क्रीन से मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास सब माउथ था, ठीक है। आपने बोला सर हमारे पास सबसे पहले माउथ था, ठीक, हमारे पास सबसे पहले क्या था, माउथ था। एक टेबल के शक्ल में हम इसको पढ़ेंगे, माउथ विच लीड्स टू द फेर्निक्स, ठीक है। माउथ डायरेक्टली किसके अंदर खुलता है, फेर्निक्स के अंदर खुलता है। इस टेबल को आप जरा याद रखिएगा, ठीक है। फेर्निक्स आपका ईसोफेगस के अंदर खुलता है, ईसोफेगस के अंदर खुलता है, ईसोफेगस के अंदर खुलता है। ईसोफेगस डायरेक्टली आपका स्टमक के अंदर खुलता है, किसके अंदर खुलता है, स्टमक के अंदर खुलता है। स्टमक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ड्यूडियोनम, 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 जेजेनम, जेजेनम, इलियम, इलियम। ये तीनों चीज़ें मिलके ना स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाती हैं। तीनों चीज़ें मिलके किसको बनाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाती हैं। किसको बनाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाती हैं। और इलियम किसके अंदर खुलती है फिर, काइकम, काइकम, कोलोन एंड रेक्टम। फर्दर किसके अंदर खुल जाती है, रेक्टम के अंदर खुल जाती है। ये होता है, ठीक है। और रेक्टम किसके अंदर खुलता है फिर, एनल कैनाल के अंदर खुलता है, एनल कैनाल के अंदर खुलता है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे पास अब यहाँ पर मौजूद है। तो एक चीज़ ज़रा अपने दिमाग में बिठाइएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ कि ये हमारा जो ऑर्गन है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्टमक है, इस स्टमक को जे शेप्ड ऑर्गन बोला जाता है। कैसा ऑर्गन बोला जाता है, जे शेप्ड ऑर्गन बोला जाता है, जे शेप्ड ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके बाद देखो ड्यूडोनियम और इलियम के अंदर, ड्यूडोनियम के अंदर, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखो। ये सारी चीज़ें ना एग्जाम में बहुत बारीकियों से पूछी जाती हैं कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है हमारा वो इलियम के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन अकर होता है इस जगह पे। मैक्स से मैक्स डाइजेशन जो होता है हमारा एक्चुअली वो इस जगह पर होता है। और देखो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा वो किस जगह पे होता है, इलियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा इलियम के अंदर होता है। मोस्ट एब्जॉर्प्शन आर अकर इन द इलियम, बिकॉज इलियम के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है विलाई, ठीक है ना। ये विलाई एब्जॉर्प्शन की यूनिट है जिसको हम जनरली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ तक बात दिमाग में रखिए। और देखिए एक पार्ट हमारे पास कोलोन आ जाता है। कोलोन क्या काम करता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ले आता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम वाटर को। कौन करता है, आपका ये कोलोन करता है, ठीक है। काइकम जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। काइकम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, LI लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे,
किसका? लॉन्ग इंटेस्टाइन का। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की हमने यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर किसकी बात शुरू करी थी? एलिमेंट्री कैनाल की बात करी थी, ठीक है। तो यही एलिमेंट्री कैनाल होती है कि भाई जो कहाँ से शुरू है, माउथ से शुरू है हमारे, ठीक है, और कहाँ पर ख़त्म है? एनस पर या एनल कैनाल के पास जाकर ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। और इसी पूरे के पूरे प्रोसीजर के बीच में आपका डाइजेशन होता है और आपका एब्जॉर्प्शन होता है। नहीं आ रही बात समझ में? देखो एक स्टार बना के जो यहाँ पर पॉइंट लिखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो हमको ये है कि इट्स डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, आपका किससे डेवलप होती है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वहां से डेवलप पूरी की पूरी होती है। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्पेशली आप लोग लिख कर देखिएगा, ठीक है, और अपने माइंड में इस पॉइंट को पूरा का पूरा बिठाइएगा। ये नीट बेस्ड पॉइंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नीट बेस्ड पॉइंट है। एक्चुअल में पूरा का पूरा नीट बेस्ड पॉइंट है कि ये कहाँ से डेवलप होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से पूरी की पूरी बनती है यहाँ पर, ठीक है ना। ग्लैंड्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही पीछे बता दिया था कि कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड हैं। आपका लिवर हो जाता है, पेनक्रियाज हो जाता है, और आपका वो जो है आपका लिवर, पेनक्रियाज, और एक तीसरा ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके मुंह के अंदर वहाँ पर मौजूद रहता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना भाई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आपकी जो है वो क्लियर हो रही होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखिए फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। फिर माउथ जो लीड करता है ना, वो किसको करता है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। डाइजेशन किस जगह सबसे ज़्यादा होता है, किस जगह पर होता है। ये कोलोन लिखा हुआ है, ये गलत पीपीटी में टाइप हो गया है, दिस इज़ अ कोलोन, ठीक है, कोलोन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये काइकम है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा आप अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर हम बात करते हैं कि जब हमारा मुंह खुलता है ना, तो देखो सबसे पहले इस दिमाग में इस बात को अपने पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बिठाइए कि भाई ये मेरा माउथ है, ठीक है। ये क्या है भाई? मेरा पूरा का पूरा माउथ है। अगर आपसे जनरली कोई भी एक आदमी आता है और आपसे आके एक बात पूछता है कि भाई माउथ क्या है, ठीक है, तुमसे आके एक बात पूछता है कि माउथ क्या है, देखो माउथ तुम लोग कहोगे हॉरिजॉन्टल स्लिट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। तुम लोग बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तो देखो हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई किस तरीके से आप पूरा का पूरा जो माउथ है आपका, उस माउथ को आप क्या काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है। आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान का माउथ है ही नहीं, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसके माउथ को ओपन करेंगे? तो आप जाएंगे और जाके इस तरीके के स्लिट लाइक लगा देंगे। तो ये जब भी कोई कट इस तरीके से पड़ता है ना, आपका एक्स एक्सिस पे, दो चीजें आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखी होंगी इस तरीके से, एक तो एक्स एक्सिस आपने वहां पर पढ़ी होगी और एक वाई एक्सिस आपने पढ़ी होगी। तो एक्स एक्सिस पे जब भी किसी चीज को काटते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में आ जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर माउथ का एक्चुअली पूरा का पूरा होता है कि किसको माउथ बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक इस चीज को जरा अपने दिमाग में रखिए कि आखिरकार मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि माउथ कहां पर खुलता है। माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी। मैंने यही चीज तुमको बताई थी ना कि माउथ किसके अंदर ओपन होता है? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। माउथ किसके अंदर ओपन होता है? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। बक्कल कैविटी के अंदर माउथ ओपन होता है और बक्कल कैविटी के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला टीथ आता है, दूसरा टंग आता है, तीसरा जॉज आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो एक चीज और बताता हूं, मैंने ये बताया ना कि ये तुमको चीक्स दिखाई दे रहे हैं अपने, ये चीक्स हैं, ठीक है, चीक्स और ये टीथ हैं, ठीक है। ये क्या है? टीथ है, ठीक है। तो चीक्स और टीथ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, चीक्स और टीथ के बीच की जो जगह है, जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ, स्पेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं।
बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि सर तीत क्या चीज़ होती है। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे सर तीत क्या होता है, सर टंग क्या चीज़ होती है, किसको टंग एक्चुअली बोला जाता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जॉस क्या होता है। ठीक है, कितने तरह की हड्डियां जॉस के अंदर होती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं तीत के बारे में। तो देखो, ध्यान रखना कि इंसान के अंदर 3 तरह के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हेटेरोडोन, 4 तरह के दांत। इसके अंदर 4 तरह के दांत हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर, मोलर, इंसीजर, कैनाइंस, मोलर, सॉरी प्रीमोलर, आपका सीक्वेंस वाइज लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रीमोलर एंड दी मोलर, 4 तरह के दांत यहां पर आ गए। फिर आ जाता है डाइफाइडोंट। ठीक है, तो देखो डाइफाइडोंट में अगर मैं बताऊं, यहां पर जनरली आ रहा है, देखो ठीक है ना, कि बक्कल कैविटी कौन कौन से दांतों को हमारे रखती है, बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से दांत हमारे एपियर होते हैं। तो सबसे पहला इंसीजर हमारा एपियर होता है। ठीक है ना, सबसे पहला दांत इंसीजर एपियर होता है, दूसरा कैनाइंस होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा मोलर होता है। ये बात ध्यान रखना कि ये प्रायोरिटी के साथ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना उस जगह पे कि सबसे पहले ये होगा, उसके बाद कैनाइंस होंगे, देन आफ्टर प्रीमोलर्स होंगे। प्री का मतलब पीछे होता है। ये बात आप ज़रा अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा कर रखना कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इंसीजर हो गया, मोलर हो गया, प्रीमोलर हो गया। तो अब ये बात ध्यान रखनी है कि हेटेरोडोंट टीथ जो होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ जो होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? 4 तरीके के दांत होते हैं। ठीक है ना, और डाइफाइडोंट के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ठीक है, फिर बात करते हैं डाइफाइडोंट टीथ के बारे में कि डाइफाइडोंट टीथ एक्चुअली किसको बोला जाता है। 2 तरह के तीत होते हैं। देखो, बच्चों के निकलते हैं ना, सबसे पहले आप लोग बोलते हैं कि भाई ये दूध के दांत हैं, ये वैसे दांत हैं, ये वैसे दांत हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बोलते हैं कि कौन कौन से दांत किस किस तरीके से कैसे कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ जाइए कि आखिरकार जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा, उन दांतों के स्ट्रक्चर के साथ में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 तरह के दांत होते हैं। ठीक है, इंसान के अंदर, जिसको डाइफाइडोंट कंडीशन बोली जाती है। और ये एग्जाम में काफ़ी बार ये बेसिक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इट्स रिलेटेड टू द 10th क्लास बेस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मिल्क टीथ होता है, डेसिडुअस टीथ होता है, इसी को प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी टीथ। लेक्टियल टीथ भी कहा जाता है, लेक्टियल टीथ भी कहा जाता है। परमानेंट टीथ इनको बोलते हैं, या एडल्ट टीथ इनको बोलते हैं। कि भाई जो बच्चों के दांत होते हैं, ठीक है, जो एक दफ़ा आकर फिर दोबारा से उतर जाते हैं, स्केयरसिंग्स हो जाती है उनकी, वो पूरे के पूरे दांत उतर जाते हैं और फिर उसके ऊपर नए दांत आते हैं जो परमानेंटली होते हैं, जो एक स्पेसिफिक एज तक चलते हैं अगर आप उनकी केयर करेंगे तो उस जगह से। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइफाइडोंट कंडीशन बोलते हैं उस जगह से। ठीक, तो देखो बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं ना, वो 20 दांत होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, और बड़ों के अंदर जो परमानेंटली दांत आते हैं वो 32 का रेशियोज वहां पर उस जगह पर आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि 20 इन द कंडीशन होते हैं और 32 इन द कंडीशन होते हैं। इस चीज को वहां पर आप मेंशन करेंगे। ये फिगर के साथ में मैंने समझाया है कि भाई आपका ये जनरली कौन कौन सा इंसीजर है। एक आपका सेंट्रियल इंसीजर है, लेटरल इंसीजर है, क्रेनाइन है, कॉप्लोड है, फर्स्ट मोलर, सेकंड प्रीमोलर, थर्ड प्रीमोलर, विजडम टीथ। इसकी देखो ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। यहाँ से कई बार सवाल नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इन लोगों ने यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से टीथ को कौन सा टीथ जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा निकलता है। तो ये विजडम टीथ जिंदगी में पूरी की पूरी जिंदगी में एक्चुअली जो है वो सिर्फ एक ही दफा निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर इस चीज को बता रहा हूं, पैशनेटेड बायोलॉजी पढ़नी है सर। ये बात ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। आप किसके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? अपने कैरियर के साथ, अपने फोकस के साथ। छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को और फोकस कीजिए सिर्फ 4 महीने के लिए, और जिंदगी 40 साल के लिए बदलने वाली है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में सेटल कीजिए। आप 4 महीने का कठिन परीक्षा मत देखिए। यू डोंट सी एनीथिंग अबाउट दीज 4 मंथ। इन सारी चीजों को नहीं देखना है आपको उन 40 साल की जिंदगी को देखना है कि उस 40 साल की जिंदगी को हासिल करने के लिए मुझे आज पढ़ना है। और जो रातों में जागते हैं वो कुछ कमाल करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं? डेंटल फॉर्मूला की। देखो, तो डेंटल फॉर्मूला की अगर अपन बात करते हैं कि किसको डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है, तो डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। यहां लिख देता हूं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अपर
हाफ एंड लोअर हाफ जॉस, मतलब कि ये आपका पूरा जो है निचला वाला और ये आपका पूरा जो है ऊपर वाला, ठीक है। इसको आप कह दीजिए कि ये अपर जो है, दिस इज कॉल्ड अपर जो, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर जो, इसको आपने कह दिया लोअर जो। तो देखिए अब जनरली अगर हम यहां पर पढ़ें अपर जो और लोअर जो के बारे में, तो इसको हाफ हाफ तोड़ेंगे यूं, ठीक है। हमने इसको तोड़ा तो इस सेक्शन में तीत निकलेंगे, ठीक है, और इस सेक्शन में तीत निकलेंगे। तो इन दोनों तीत की जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज कॉल्ड द डेंटल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द डेंटल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से करेंगे वो आगे बताना जा रहा हूं। तो इस बात को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा कि डेंटल फॉर्मूला आखिरकार किसको बोलते हैं, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज बताता हूं, देखो डेंटल फॉर्मूला से सेवरल्स ऑफ टाइम डायरेक्टली नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली। ये बात ध्यान, ये जो मैंने पॉइंट लिखे है ना कि भाई ये एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2-1, ये जो एडल्ट का होता है वो ये होता है 2-1-2-3 2-1-2-3, ठीक है। यानी ऊपर 2 इंसीजर, नीचे 2 इंसीजर, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे और 3 मोलर ऊपर और 3 मोलर नीचे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/2i, 1/1c, 2/2pm प्रीमोलर यानी, ठीक है, और 3/3 मोलर्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आप इसको इस तरीके से भी यहां पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो यहां तक बात हुई। अच्छा एक चीज और बताता हूं, देखो मैं तुमको कि एक बात अपने दिमाग में रखना, मैं इस पूरी स्लाइड को रफ करता हूं जब तक आप इसको बना लीजिए भाई, ठीक है। तो देखिए जनरली अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगर हमने बात किया, ठीक, कि बात करने के बाद क्या रेफरेंस आया कि अगर मैं आपको बताऊं तो एडल्ट का जनरल फॉर्मूला आप देखें तो क्या होगा, अपर हाफ जो, मैंने क्या बताया था कि भाई ये अपर हाफ जो और लोअर हाफ जो के तीत की रिप्रेजेंटेशन यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कि आधे वाले इधर वाले जबड़े के सारे दांत हमारे पास हैं, तो टोटल नंबर ऑफ दी तीत अगर वो पूछता है कि एडल्ट के अंदर कितने पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग लगाकर सोचना है। आपको याद नहीं करना कि भाई एडल्ट हेड कंसिस्ट द 32 टीथ, एडल्ट हेड कंसिस्ट द 32 टीथ, ऐसा नहीं करना है। आपको डेंटल फॉर्मूला याद आना चाहिए, यहां से दोनों काम आपके होने वाले हैं, ठीक है। एक तो टोटल नंबर ऑफ दी टीथ आपको याद रहने वाला है, दूसरा डेंटल फॉर्मूला तो आपको याद है ही है साथ में। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है ये कि जिसको बोलते हैं 2-1 + 2-3। तो देखो 2 + 1 + 3, यही तो है ना, वो 2 पीछे आगे पीछे लग गया है। खैर इसी तरीके से जो जिस पैटर्न में लिखा है वही पैटर्न आप लोग लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि क्या किस तरीके से आखिरकार हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी किसके बारे में, 2-1 + 2 + 3, ठीक है, हमने इसके बारे में बात करी। तो देखो आधे जबड़े में ऊपर वाले आधे जॉस के अंदर कितने दांत होंगे, 2 और 1, 2 + 1 5 + 2 7 और +3 8, ठीक है। प्लस नीचे वाला ले लीजिए तभी तो पूरा डेंटल फॉर्मूला होगा ना। जो नीचे वाले हमने यहां पर लिखा है ये, तो ये 8 और ये 8 कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो आधे जबड़े में इधर कितना निकल कर दांत आ रहा है, 8 आ रहा है, और इधर कितना निकल कर आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोनों मिला के कितना हुआ, जब 16 हुआ तो इधर दोनों मिला के कितना होगा, 16 होगा, और 16 मिलके कितना हो जाएगा, 32 तीत होगा, नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई भी इंसान आता है और जनरली आपसे एक बात वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपसे पूछता है, उसने क्वेश्चन नहीं दिया डेंटल फॉर्मूला पे, आप भूल जाइए कि उसने क्वेश्चन दिया या नहीं दिया डेंटल फॉर्मूला पे, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि आप जनरली अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठा कर रखेंगे कि भाई इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अंदर कितने तीत आ जाते हैं, आपका 32 आ जाते हैं। इसी तरीके से इसको करेंगे 2-1-2, ठीक है, 2-2 कितना हो जाता है आपका 4 और +1 5 और 2 7, 7 और 7 कितना 14, और 14 को डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 साल के बच्चे में 28 दांत आ जाते हैं, क्योंकि मोलर्स नहीं निकले होते हैं, जिसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। 5 साल के बच्चे में 20 दांत होते हैं,
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मोनोफाइडोन टीथ। भाई यहां से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं बार बार चिक के आप लोगों से कह रहा हूं, दिस पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एज रिस्पेक्ट टू द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। काफी बार यहां से सवाल पूछा गया है भाई कि मोनोफाइडोन टीथ के बारे में नहीं पूछा, लेकिन ये जरूर पूछा कि मोनोफाइडोन का मतलब क्या होता है, वंस, ये बात ध्यान रखना, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा निकलते हैं। तो किसी की भी जिंदगी में एक ही दफा दांत आता है जिसमें होता है थर्ड मोलर, विच इज ऑल्सो नोन एज द विजडम टीथ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। और एक होते हैं ऑल प्रीमोलर्स, ऑल प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, किसी भी प्रीमोलर्स में ये नहीं निकलता। तो देखो ना यहाँ पे इस जगह पे 5 साल के बच्चे में देखो, मैंने तुमको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला यही बताया था ना, 2 1 आपका 2 3, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दांत प्रीमोलर है ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि जितने भी प्रीमोलर हैं और थर्ड मोलर, उन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, मोनोफाइडोन कहा जाता है। दोज टीथ विच अर्न्स अपीयर इन आवर लाइफ, ये जो दांत हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब हमारी पूरी जिंदगी में एक ही दफा निकलते हैं। और अगर आसान लैंग्वेज में कहा जाए तो दूध के दांतों में प्रीमोलर और विजडम टीथ नहीं होता, दूध के बाद जो दांत आते हैं उसमें विजडम और प्रीमोलर टीथ आता है। एक दफा एम्स के अंदर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि विजडम टीथ जो है वो कितनी साल में आपके निकलना चालू हो जाता है। ये बात जरा यहाँ पे थोड़े से कंसिडर कर लीजिएगा कि कब, कितने साल के टाइम में आपका विजडम टीथ निकलना चालू हो जाता है। तो देखो विजडम टीथ की अगर मैं बात बताऊं तो आपके आफ्टर द 20 ईयर्स विजडम टीथ अपीयर होना चालू हो जाता है। ये एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट रेशियो है, ये कंफर्मली कोई नहीं कह सकता कि भाई किसी में निकलेगा, किसी का 21st में निकलता है, किसी का 22nd में निकलता है, किसी का 28 में निकलता है, ठीक है। उसी के साथ मैंने डाइफाइडोन की तुमको पहले ही बता दिया कि इंसीजर होता है, तो ये मैंने समझा दिया है यहाँ पर तुमको कि भाई आपका इंसीजर है, ठीक है, इंसीजर है, कैनाइंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर है, ये मैंने पूरी चीज़ यहाँ पर बता दी है, ठीक है। देखो दांत के अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो सबसे पहले ये जो दांत की बात करते हैं ना हम, ये इस जो दांत की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इनेमल। इनेमल इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में इससे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ना कोई था ना होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है मेड अप फ्रॉम द फॉस्फेट, मेड फ्रॉम द कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट के जरिए से ये बनी हुई रहती है उस जगह से। ऊपर वाले हिस्से को इसका क्राउन बोला जाता है और नीचे वाले हिस्से को उसकी रूट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी, जिसको आप मसूड़ों के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो आप जाते हुए देख रहे हैं ना, ये जो आप जाते हुए देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द वेन्स और आर्टरीज, यही चीज़ हो इनको ले जाके इनको नरिश करता है, इस पूरी की पूरी इनेमल को नरिश करता है। अगर आप क्या काम करें कि आपका दांत जब टूट जाता है तो आप इस इनेमल वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट आपका बाहर निकल आता है, ठीक है, इसके ऊपर निचला पार्ट आता है, और उसको काफ़ी दिन अपने पास रखें, तो जिस वक्त इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और ये कैल्शियम और ये सारी चीज़ें ना अलग अलग हो जाएंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप इसको अपने हाथ से चूरा बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमको डायग्राम पे इतना फोकस नहीं करना है जितना उसकी बातों पे फोकस करना है, ये चीज़ थोड़ी सी जरा अपने दिमाग में बैठाइए। ये बात मैंने आपको विजडम टीथ के बारे में पहले ही बता दी, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का इनेमल होता है, ये भी मैंने बता दिया। इनेमल किससे मिलकर बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्राउन ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ, मतलब ये जो ऊपर गर्दन है ना, इसकी गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो उसका मुंह वाला हिस्सा है, वो किससे बना हुआ होता है, एक तो इनेमल होता है, उसके इनेमल के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो आपको सीने हैं यहाँ पर, इस जगह से मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, इसका दोनों सिमिलर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस जगह से, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइन, ठीक है। ये जो डेंटाइन से बना हुआ होता है, तो कभी कभी अगर सवाल पूछ लेता है कि भाई क्राउन के अंदर कौन कौन से पार्ट कंसिडरेबल होते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है कि भाई एक तो डेंटाइन होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट कंसिडरेबल होता है, आपका इनेमल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट नीट एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा जरूरी हैं और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी नीट में हायर लेवल के पेपर मिलते हैं ना, तो ये बात अपने दिमाग में आप बिठा कर रखिएगा कि किसको हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इनेमल जो निकलता है ना, वो एम्यूब्लास्ट सेल से निकलता है, किससे निकलता है, एम्यूब्लास्ट सेल से निकलता है। हमारी बॉडी के अंदर एम्यूब्लास्ट सेल्स हैं,
ठीक है, वहां से जनरेट होता है। और डेंटाइन कहाँ से जनरेट होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल से जनरेट होता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है ना, या माँ के पेट के बाद जब आ जाता है, तो दो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ दी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक तो एमियोब्लास्ट और दूसरा ओडोंटोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एमियोब्लास्ट सेल्स और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर एक्चुअली पूरा का पूरा कहा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में बैठा कर रखिए सर, कि आखिरकार मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बात यहाँ पर दिमाग में बिठा कर रखिए। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स और एमियोब्लास्ट सेल्स किस किस को बोला जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों की बात बिल्कुल एक्चुअली क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्टली बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है? ठीक, अब देखिए अगली बात यहाँ पर हम करते हैं कि अब देखो, तुमने हाथी है, हाथी की सूंड तुमने वहाँ पर देखी होगी कि हाथी की जो सूंड होती है, जो दांत होते हैं ना, कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के इस तरीके से जो बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है, कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। तो वो जो टस्क होती है हाथी की, उसके बराबर में जो दांत होते हैं, ठीक है, उसको टस्क ऑफ द एलिमेंट बोला जाता है। वो क्या होती है? अपर इंसीजर होता है, सबसे ऊपर वाला दांत होता है उसका। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्नेक का फन होता है ना, जिसको नाक का फन बोला जाता है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन है किसकी? मैक्सिलरी टीथ की। वो किससे मॉडिफाइड हुआ है? मैक्सिलरी टीथ से मॉडिफाइड होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फैंग्स ऑफ द स्नेक, फैंग्स ऑफ द स्नेक किसको बोलते हैं भाई, ठीक है, किस से मॉडिफाइड हुआ है या कहाँ से जनरेट हुआ है, तो तुम लोग क्या कहोगे? जनरली बोलोगे कि मैक्सिलरी टीथ से आया है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। कुछ लोगों के दांतों में तुमने गैप देखा होगा, जैसे कि ये गैप आ जाता है, जैसे कि एक दांत ये है, दूसरा दांत इरेगुलरिटी के साथ, तीसरा भी रेगुलरिटी के साथ, चौथा भी रेगुलरिटी के साथ, पांचवें दांत में इस तरीके से फिर गैप आ गया, फिर रेगुलरिटी के साथ दो दांत आ रहे हैं, फिर गैप आ गया, जिसको आप लोग कॉमनली स्पेस बोलते हैं। ये उस स्पेस को डाइस्टीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइस्टीमा बोला जाता है। तो अगर आपसे फर्दर अगर कोई भी इंसान आता है और आपसे आकर इस बात को जानने की कोशिश करता है कि भाई गैप बिटवीन द टू टीथ, दो दांतों के बीच में जो गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइस्टीमा बोलते हैं। और जनरली हर्बीवोरस जानवरों के बीच में ये पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, हर्बीवोरस के अंदर जनरली ये यहाँ पर पाया जाता है। आज हम सिर्फ एक ही स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, एक ही स्पेशल क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कि हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को पढ़ाया है ना कि हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आपका इनेमल है। ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके के स्पेशल लेक्चर्स के साथ मैं आप लोगों के पास में आता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि बीइंग प्योरिटी के साथ कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना है। सक्सेस इज नॉट द एक्सीडेंट, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर परसिवियरेंस, और पता नहीं जिन्हें क्या क्या साथ में मिलकर पूरी की पूरी सब्जी तैयार होती है, जिसको बोलते हैं ना सब सब्जी घर में बनाते हैं, ये सारी सब्जी एक साथ मिलकर तैयार होती है। दुनिया हंसती है तो हंसने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखिए, आप होने चाहिए, आपकी किताबें होनी चाहिए, और साथ में मैं फिर बता रहा हूं अपने माइंड को जरूर नरिश करते रहिए, ताकि आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस के शिकार एक्चुअली ना हो पाएं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात आप यहां से ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।